नमस्कार विद्यार्थियों, हमारा 11th क्लास में जो बुक है पॉलिटिकल साइंस में, उसमें संविधान क्यों और कैसे, ये जो चैप्टर चल रहा है उसमें संविधान सभा का स्वरूप, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखो, संविधान सभा का जो स्वरूप है उसके बारे में अध्ययन करते हैं कि 3 जून 1947 की योजना के अनुसार विभाजन के बाद, मतलब योजना कौन सी, 3 जून 1947 की योजना, कौन सी योजना, 3 जून 1947 की योजना के अनुसार विभाजन के बाद, योजना के बाद की योजना विभाजन के बाद, मतलब भारत का क्या हो चुका था, उस वक्त विभाजन हो चुका था। एक पाकिस्तान और दूसरा भारत के रूप में इसका विभाजन हुआ था और सभी प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। मतलब पहले संविधान सभा का जो निर्माण किया जा रहा था, जो सदस्य उसके अंदर जोड़े गए थे, तो 3 जून 1947 के बाद में जब पाकिस्तान के भी इसमें पहले सम्मिलित थे और भारत के भी इसमें संविधान सभा के सदस्य सम्मिलित थे, तो उन दोनों को क्या किया गया, अलग किया गया था। अब अलग करने के पीछे रीजन क्या था, क्योंकि पाकिस्तान के जो प्रतिनिधि वो कहां चले गए, पाकिस्तान के अंदर चले गए, भारत के प्रतिनिधि कहां रह गए, भारत के अंदर ही रह गए। तो 3 जून 1947 की जो योजना है, उस योजना के पश्चात यानी विभाजन के पश्चात क्या स्थितियां उत्पन्न हुई थी, ये स्थितियां उत्पन्न हुई थी, जो सदस्य बनाए गए थे उन सदस्यों में से कमी की गई थी। जो पाकिस्तान के वो सदस्य पाकिस्तान में चले गए, भारत के सदस्य भारत के अंदर ही रह गए। अब उसके पश्चात पाकिस्तान के क्षेत्रों से जो चुनकर आए थे, इन क्षेत्रों से, पाकिस्तान के क्षेत्रों से वो पाकिस्तान में चले गए। संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या अब क्या हो गई, घटकर, मतलब संविधान सभा के सदस्यों की संख्या, संविधान सभा के सदस्यों की संख्या घटकर 299, कितने हो गई, 299 रह गई। मतलब जो सदस्य थे उन सदस्यों में से केवल अब जो 3 जून 1947 के विभाजन के पश्चात जो संख्या रह गई भारत के यानी संविधान सभा के सदस्यों की, 299 सदस्य भारत के अंदर रह गए। और 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को संविधान के जो सदस्य हैं, 26 नवंबर 1949 को क्या स्थिति हुई थी कि कुल 284 सदस्य उपस्थित थे। कितने, 284 सदस्य ही उपस्थित थे। क्या थे ये, उपस्थित थे। मतलब 26 नवंबर 1949 को 284 सदस्य ही क्या रहे थे, उपस्थित रहे थे, बाकी सदस्य नहीं रहे। ठीक है। अब इस प्रकार इस उपमहाद्वीप में, मतलब भारत को किस नाम से जाना जाता है, उपमहाद्वीप। तो उपमहाद्वीप में विभाजन से, मतलब इसके 3 और समुद्र होने की वजह से इसको उपमहाद्वीप कहते हैं। और महाद्वीप किसे कहते हैं, जिसके चारों ओर क्या हो, पानी हो, उसे महाद्वीप कहते हैं। तो इस उपमहाद्वीप में विभाजन से उपजी विभीषिका, मतलब विभाजन के पश्चात कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए, ऐसी घटनाएं घटित होने लगी और वो घटनाएं घटित होने की वजह से यहाँ हिंसा के बीच संविधान निर्माण का काम हुआ। और उस समय हिंसा व्याप्त थी, मतलब हिंसा का दौर चल रहा था। भारत और पाकिस्तान के अंदर ऐसी स्थितियां हो रही थी कि कुछ लोग पाकिस्तान में रहना चाह रहे थे, कुछ लोग हिंदुस्तान में रहना चाह रहे थे। तो आने जाने का दौर प्रारंभ था और उस समय हिंसाएं हो रही थी, मजहबी हिंसाएं हो रही थी, मजहब के आधार पर हिंसाएं घटित हो रही थी। और उसी समय हमारा संविधान का निर्माण भी किया जा रहा था, उसी समय हमारे संविधान का निर्माण हो रहा था। निर्माताओं की धैर्य, अब उस समय जो हमारे यहाँ के संविधान निर्माता था, सबसे बड़ी उनमें खूबी रही है, उन्होंने धैर्य से काम लिया और धैर्य से काम लेके एक ऐसे संविधान का निर्माण किया गया और उस विभीषिका से एक सीख ली और इस तरीके से सीख ली कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं उन अल्पसंख्यकों की सुरक्षा
कैसे नियम इस संविधान के अंदर संकलित किए जाएं जिससे इन फ्यूचर उनके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो। तो इसके लिए उन्होंने इससे जो विभाजन के कारण अकल्पनीय हिंसा से, मतलब जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, ऐसी हिंसा से धार्मिक पहचान, मतलब अल्पसंख्यक न केवल सुरक्षित होंगे, मतलब ऐसे नियम बनाए गए जिससे कि अल्पसंख्यक न केवल सुरक्षित होंगे बल्कि धार्मिक पहचान का नागरिक अधिकारों पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे नियमों को उसके अंदर सजाया गया था। अकल्पनीय हिंसा से सबक लेते हुए भारत के अंदर भी क्या किया गया, भारत में जो संविधान का जो निर्माण किया गया उसमें अल्पसंख्यक न केवल सुरक्षित होंगे, मतलब अल्पसंख्यकों के लिए क्या किया गया, अल्पसंख्यक के हितों के लिए, हितों या सुरक्षा के लिए क्या किया गया कि धार्मिक पहचान का, मतलब उनके लिए धार्मिक पहचान, मतलब इनके लिए धार्मिक पहचान का नागरिक अधिकारों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। धार्मिक पहचान का नागरिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं होगा। तो इस तरीके से अल्पसंख्यकों के हितों की, मतलब अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत के अंदर एक ऐसा संविधान गढ़ा गया, और कैसा संविधान गढ़ा गया जिसके अंदर नागरिक जो धार्मिक पहचान, मतलब ऐसा नहीं कि ये तो हिंदू है, ये मुस्लिम है, सिख है, ये ईसाई है, इस आधार पे संविधान में वरीयता नहीं देखी। क्या कहना है कि सभी नागरिकों के इक्वल होंगे, समान होंगे, उनमें उनकी नागरिकता पे धर्म का कोई प्रभाव नहीं रहेगा, धर्म का कोई औचित्य नहीं उनकी नागरिकता पे कि उनकी नागरिकता धर्म के आधार पे दी जाएगी, ऐसा नहीं होगा। इस तरीके का संविधान भारत के अंदर बनाया गया है, ठीक है। और संविधान सभा के गठन का यह विवरण, मतलब संविधान सभा के अंदर जो ये विवरण प्रस्तुत किया गया केवल सतही तौर पर ही हमें बताता है, क्या बताता है, सतही तौर पर ये बताता है कि संविधान वास्तव में बना कैसे, मतलब संविधान ऐसी विभीषिका हो रही थी उस समय, ऐसे हिंसा का घटनाक्रम चल रहा था, और अल्पसंख्यकों को की सुरक्षा के लिए उनकी नागरिकों पे किसी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सके, ऐसी बातें संकलित करने के लिए इस संविधान को बनाने के अंदर कितनी मजबूती से फैसले लिए गए होंगे, ठीक है। अब इसमें सबसे प्रमुख बात जो जोड़ी गई है, संविधान सभा के सदस्य सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार के आधार पर चुने गए। संविधान सभा के जो सदस्य हैं उनको किस तरीके से चुना गया था, संविधान सभा के सदस्य सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार के आधार पर चुने गए। मतलब संविधान सभा के जो सदस्य हैं वो किस आधार पर चुने गए थे, सार्वभौमिक, मतलब सभी को, और जो वयस्क हैं, जो सभी जो वयस्क हैं वो क्या कर सकते हैं, इन सदस्यों का निर्वाचन कर सकते हैं, इन सदस्यों को चुन सकते हैं। तो ऐसे अधिकार उस समय लागू किए गए थे। संविधान सभा के सदस्य जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाएंगे, ठीक है, जो सदस्य हैं उस आधार पर इनका चुनाव किया गया। और संविधान सभा में अनुसूचित जातियों के 28 सदस्य थे। अनुसूचित जातियों के कितने, अनुसूचित जातियों के 28 सदस्य कहाँ थे, संविधान सभा में, संविधान सभा में, ठीक है। इस तरीके से उनको अनुसूचित जाति के अंदर रखा गया था। इतने सदस्यों की संख्या रखी गई थी। संविधान सभा में अनुसूचित जाति के 28 सदस्य, और विभाजन के बाद, मतलब इसके पश्चात
विभाजन के पश्चात क्या स्थिति थी कि संविधान में कांग्रेस का वर्चस्व था। संविधान के पश्चात जब संविधान निर्माण किया गया था, संविधान के पश्चात क्या है कि उसमें जो कांग्रेस का वर्चस्व सबसे ज्यादा था, मतलब कांग्रेस को सबसे ज्यादा इसमें सीटें हासिल थी और कितने 82% सीटें इसको हासिल थी। कांग्रेस के पास में कितनी सीटें थी? 82% सीटों पे ये कार्यरत थी कांग्रेस पार्टी। उस समय की सबसे बड़ी ये पार्टी थी। तो इस तरीके से वहां संविधान का जो निर्माण, संविधान का जो स्वरूप है वो इस तरीके से तय किया जा रहा था और वैध मताधिकार के माध्यम से संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हो रहा था। सभी वर्गों को इसके अंदर प्रतिनिधित्व दिया जा रहा था। नेक्स्ट बिंदु है संविधान सभा के कामकाज की शैली। संविधान सभा के कामकाज की शैली किस तरीके से है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। संविधान सभा के कामकाज की शैली। अब देखो संविधान सभा के कामकाज की शैली यानी तरीका क्या था। शैली मतलब उनका तरीका किस तरीके से था कि संविधान सभा मतलब कौन, संविधान सभा की सत्ता केवल इस बात पर ही नहीं, मतलब संविधान सभा की जो सत्ता है केवल इस बात पर ही नहीं टिकी हुई थी। किस बात पे थी? नहीं टिकी हुई थी कि मोटे तौर पर सबका प्रतिनिधित्व कर रही थी। मतलब संविधान सभा सबका, मतलब कहने का तात्पर्य हो गया कि संविधान सभा सभी का क्या कर रही थी? सभी का प्रतिनिधित्व कर रही थी। मतलब संविधान सभा सभी का प्रतिनिधित्व करने का कार्य कर रही थी। संविधान सभा के द्वारा सबका प्रतिनिधित्व किया जा रहा था और इसमें संविधान सभा की लोकप्रिय सत्ता का आधार था। मतलब यही सबसे बड़ी बात रही थी कि संविधान सभा यह है लोकप्रिय सत्ता का आधार भी रही थी। मतलब यह लोकप्रिय सत्ता का आधार भी रही थी। कौन रही थी? संविधान सभा। संविधान सभा को इसी वजह से सब लोग पसंद कर रहे थे। रीजन इसका क्योंकि ये सभी का प्रतिनिधित्व कर रही थी, सभी तबकों को एक साथ लेके चलने वाली एक संस्था के रूप में कार्यरत थी और अपनी पहचान समुदाय का प्रतिनिधित्व न करे। मतलब इसके अंदर ये बातें की गई थी कि इसमें जो कार्य किया जा रहा था अपनी पहचान या समुदाय का प्रतिनिधित्व न करे। संविधान सभा के सदस्यों ने पूरे देश के हित को ध्यान में रखकर, मतलब जो इसके सदस्य थे केवल अपनी पहचान से मतलब नहीं था, अपने समुदाय से मतलब नहीं था, उनका प्रमुख उद्देश्य ये था कि जिसके अंदर ये विचार विमर्श किया गया था कि सदस्यों में प्राय मतभेद हो जाते थे, मतभेद हो सकते थे किसी बात को लेकर, वो एक दूसरे को स्वीकार या अस्वीकार नहीं करें, लेकिन उनके अंदर ये बात जरूर सम्मिलित की गई थी कि सदस्य अपने हितों को आधार बनाकर शायद ही कोई मतभेद हुआ हो, मतलब अपने हितों को इसके अंदर महत्व नहीं दिया गया था। अपने हितों को महत्व न देकर सभी को साथ लेके चलने वाली परंपराएं इसके अंदर विकसित की जा रही थी और ये मतभेद वास्तव में वेद सैद्धांतिक आधार पर थे। मतलब मतभेद किस आधार पर थे? संविधान सभा में मतभेद वेद मतों के आधार पर थे। किस आधार पे थे? वेद मतों के आधार पर रखे गए थे, वेद मतों के आधार पे रखे गए थे। ठीक है, इस तरीके से इसके अंदर ये संकलित किया जा रहा था। अब देखो इसी में नेक्स्ट जो बिंदु है कि भारत में शासन प्रणाली, भारत की जो शासन प्रणाली, भारत में शासन प्रणाली केंद्रीकृत होनी चाहिए। इसमें ये बात लिखी गई थी कि भारत में शासन प्रणाली
केंद्रीकृत होनी चाहिए। मतलब इसमें ये बात भी संकलित की गई थी कि भारत में जो शासन प्रणाली है वो कैसी होनी चाहिए, केंद्रीकृत होनी चाहिए या विकेंद्रीकृत। और दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया था, होनी चाहिए या विकेंद्रीकृत। मतलब दोनों ही ऑप्शन दिए गए थे कि भारत में जो शासन प्रणाली होगी वो कैसी होगी, केंद्रीकृत होनी चाहिए या विकेंद्रीकृत होनी चाहिए। तो भारत की शासन प्रणाली के अंदर ये बात भी प्रमुखता से रखी गई थी। ठीक है, अब राज्यों को संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। और दूसरी बात रखी गई थी कि राज्यों का दायित्व क्या है, राज्यों को संपत्ति इसमें दे रखा था कि संपत्ति कि राज्यों को भारत में शासन प्रणाली केंद्रीकृत या विकेंद्रीकृत होनी चाहिए और राज्यों के बीच कैसे संबंध होने चाहिए, न्यायपालिका की क्या शक्तियां होनी चाहिए और संपत्ति के संबंध में ये बताया गया था संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करना चाहिए। यानी राज्य क्या करेगा, राज्य को संपत्ति के अधिकारों यानी संपत्ति की, ऐसे करो डायरेक्ट, संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए। अब न्यायिक व्यवस्थाएं कैसी होगी, किस तरीके से ये कार्य करेगी, इन बातों को इसके अंदर क्या किया गया, संकलित किया गया था। इसके अंदर इस तरीके से सम्मिलित की गई थी। ठीक है, और दूसरी चीज सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब सभी को मत देने का अधिकार भी इसके अंदर क्या किया गया, सम्मिलित किया गया था। संविधान सभा के स्वरूप के अंदर ये तय किया गया था कि सभी लोग क्या देंगे। और ये जो प्रस्ताव है बिना विरोध के ही इसको क्या कर दिया गया था, पारित कर दिया गया था। इसमें किसी प्रकार का कोई क्या नहीं हुआ था, किसी प्रकार का इसमें मतभेद नहीं हुआ था और सभी ने इसको सहज रूप से और कम समय में ये आराम से इसको क्या है, इसका प्रस्तुतिकरण भी कर दिया गया था। ठीक है, भेदभाव के बिना सभी नागरिकों को एक निश्चित आयु प्राप्त। अब इसमें क्या तय किया गया था कि किसी भी व्यक्ति के साथ में धर्म, वंश, लिंग आदि के आधार पर क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। और बिना भेदभाव के इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया था। और इसमें आयु की बाध्यता थी, 18 वर्ष का होना आवश्यक था। उस समय 21 वर्ष तय की गई थी। ठीक है, तो 21 वर्ष का जो भारतीय नागरिक होगा उसे ही मताधिकार हासिल होगा। अब संविधान सभा को असली ताकत जो मिल रही थी, असली ताकत कहां से मिल रही थी, वो सार्वजनिक हित का काम कर रही थी। संविधान सभा को जो ताकत प्राप्त हो रही थी उससे सार्वजनिक हित का काम चल रहा था और सदस्यों ने चर्चा और तर्कपूर्ण बहसों पर काफी जोर भी दिया था। ठीक है, और अपने हितों की बात नहीं की बल्कि इस तरीके से उन्होंने अपने हितों को नहीं देते हुए सभी के हित इसके अंदर समाहित किए गए थे। और हर अनुच्छेद को लेकर क्या किया गया था, हर अनुच्छेद को लेकर विस्तृत और बारीकी से उस पर बहस की गई, बातचीत करके ही ऐसे अनुच्छेदों को लागू किया गया था। और दूसरी चीज इसमें ये बहसें भी फ्रांसीसी और अमेरिकी की तरह संविधान निर्माण के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और यादगार अध्यायों में से था। यानी भारत का जो संविधान बनाया गया था, जैसे अमेरिका और फ्रांस के अंदर संविधान निर्माण किया गया था कि वहां किस तरीके से राजवंश का उन्मूलन करके एक नया संविधान गढ़ा जा रहा था, वैसे ही भारत के अंदर विभाजन के पश्चात जो संविधान बनाया गया था उस संविधान के अंदर हर तबके का ध्यान रखते हुए संविधान निर्माण किया गया था। तो इस तरीके से संविधान सभा के कामकाज की जो शैली है, जो तरीका है, वो इसके अंदर समाहित किया गया था। नेक्स्ट बिंदु है कार्य विधि।